भारत रंग बिरंगी और विविध संस्कृतियों का देश। खान पान, वेशभूषा, भाषाओं और बोलियों से लेकर धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक विश्वास तक भारत की बात ही निराली है। इतनी विविधताओं के बावजूद कई सूत्र इस देश को एकजुट रखते हैं और उनमें से एक सूत्र है खेल। खास तौर पर अपने देसी खेल जो हमारे इतिहास से गहरे जुड़े रहे हैं। हर खेल अपने क्षेत्र विशेष की संस्कृति से प्रभावित रहा है और उसने उसे प्रभावित भी किया है। खेलों से सामाजिक मेल जोल भी बढ़ा। खेलों ने जिंदगी जीने के हुनर को तराशा, सेहत और पर्यावरण को भी गहरा प्रभावित किया और अब वो हमें वापस हमारी जड़ों से जोड़ रहा है। ऊषा ऐसे पारंपरिक और देसी खेलों की अहमियत मानता है और उन्हें बदलाव के एक वाहक के तौर पर देखता है। ऊषा और सिलाई स्कूल की महिलाएं ये समझ चुके हैं कि इन देसी खेलों में सामाजिक भागीदारी कितनी अहम है और ये पारंपरिक खेल आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी, जिसे देश में खेलों का एक केंद्र माना जाता है। इस इलाके ने देश को कई चैंपियंस दिए हैं। यहाँ खेल जिंदगी जीने का एक तरीका रहा है और अब ऊषा इंटरनेशनल आया है मणिपुर के एक स्थानीय खेल को बढ़ावा देने के लिए, जो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। ये खेल है थांगता, एक मणिपुरी मार्शल आर्ट। ऊषा सिलाई स्कूलों की ग्रामीण भारत में बहुत गहरी जड़ें हैं और दूर दराज के इलाकों में इसकी उपस्थिति ने हमें कई पारंपरिक खेलों की खोज करने में भी मदद की है। ऊषा, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा खेलों का समर्थक रहा है और अब यह पारंपरिक खेलों का समर्थन और प्रचार करने के लिए बहुत उत्सुकता से आगे आया है और यह हमारे अपने सिलाई स्कूलों की महिलाओं की मदद से किया जा रहा है, जो न केवल प्रतियोगी के रूप में बल्कि आयोजन समिति के सदस्य के रूप में भी आगे आई हैं। और यह पारंपरिक खेलों का आयोजन अब अधिकतर सिलाई स्कूल गांवों में भी आयोजित किया जा रहा है। ऊषा इंटरनेशनल ने इम्फाल में इस प्राचीन मार्शल आर्ट थांगता की दिन की प्रतियोगिता कराई। ऊषा की ये कोशिश स्थानीय समुदायों और देसी खेलों को बुनियादी स्तर पर बढ़ावा देने की पहल का हिस्सा रही। ये एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देने की भी पहल है। इस प्रतियोगिता को द मालेम अपुंगा थांगता महिकोल और पीपल्स डेवलपमेंट सोसाइटी ने आयोजित किया। इसमें हिस्सा लेने वाले 80 प्रतियोगियों में कई लड़के और लड़कियां शामिल रहे। अधिकतर प्रतियोगी इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम के ऊषा सिलाई स्कूलों में काम करने वाली महिलाओं के बच्चे थे। ये सिलाई स्कूल 2013 में स्थापित किए गए और इनका मकसद था सिलाई सिखाकर स्थानीय महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। ऊषा इंटरनेशनल काफी समय से देश के अलग अलग इलाकों में खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम और अल्टीमेट फ्लाइंग डिस्क के अलावा देसी खेलों जैसे कलरीपयट्ट, मलखम, साजलोंग, सियात खनाम, विकलांगों के लिए क्रिकेट, देख सकने में अक्षम लोगों के लिए खेलों और फुटबॉल से जुड़ा रहा है। थांगता को बढ़ावा देना ऊषा इंटरनेशनल की नई पहल का हिस्सा है। ऊषा इस आयोजन का 100% समर्थन कर रही है और दिलचस्प बात यह है कि थांगता मणिपुर राज्य की एक पुरानी मार्शल आर्ट है जो हमारे पूर्वजों और हमारे राजाओं की है। वो युद्ध में बचाव के लिए इस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करते थे, पर अब इसकी लोकप्रियता मणिपुर में घट रही है। इसी कारण राज्य सरकार ने भी अब इसे 9वीं और 10वीं कक्षा के स्कूली पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू कर दिया है। Need to preserve. Even state government also now in the school curriculum, it has been started to class 9 and 10 as a
optional subject. कहा जाता है कि थांगता मार्शल आर्ट 17वीं शताब्दी में शुरू हुई। ये मणिपुर की सबसे प्रसिद्ध मैतेई मार्शल आर्ट है। थांगता में तलवारों और भालों का इस्तेमाल होता है और ये कला युद्ध कौशल और आराधना को समर्पित है। ये मणिपुर के शौर्य और वीरता की परंपरा का हिस्सा है। थांगता को वन लॉन्ग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है आत्मरक्षा की कला। साफ है, ये सिर्फ युद्ध कौशल का प्रशिक्षण ही नहीं है, ये पूरी एक पद्धति है जिसमें सांस लेने से लेकर ध्यान लगाने के तरीके और कई अन्य प्रक्रियाएं शामिल हैं। तलवार थांगता के केंद्र में है। इसमें कई तरह से तलवारबाजी का अभ्यास कराया जाता है। तलवार के बुनियादी प्रशिक्षण से लेकर कदमों के इस्तेमाल तक। थांगता में भाले का इस्तेमाल तो और भी जटिल होता है और उसे देखकर आप तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। 3 योद्धाओं पाओना नाउल सिंह, निंगथु कोंगजा पोयला और लुक्रापम साना मेतेंग को थांगता मार्शल आर्ट में खास कौशल विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। पाओना ब्रिटिश फौज के साथ युद्ध में शहीद हुए थे। पहले ये केवल एक सांस्कृतिक कला का रूप था। राजा चंद्रकीर्ति महाराज के समय से ही गुरु स्वर्गीय मेजर पाओना ने तलवार की जगह डंडा चलाने की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। यह 1880 के आसपास हुआ था। यह उस समय के आसपास था जब थांगता को मार्शल आर्ट के रूप में सिखाया जाना शुरू हुआ। ऐसे में थांगता जैसे देसी खेल की ओर युवाओं को खींचना एक चुनौती है, खास तौर पर तब जब ये खेल मणिपुर के बाहर खास नहीं जाना जाता। थांगता प्रतियोगिता 4 वर्गों में कराई गई, सब जूनियर बॉयज और गर्ल्स और जूनियर बॉयज और गर्ल्स। इसे ऊषा के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर लाइव भी दिखाया गया। तो स्पोर्ट तो मणिपुर से और स्टेट के सब अच्छा है, लेकिन ऊषा की तरफ से मैं जो बोलना चाहूँगा, सेहत के लिए भी अच्छा हो और ऊषा के लिए भी बहुत अच्छा रहे। मुख्य धारा के खेलों के आकर्षण और पैसों के बीच थांगता को गहरा स्थापित करने के लिए काफी मदद की जरूरत है और मणिपुर में ऊषा इंटरनेशनल की यही कोशिश है। ये खेल बच्चों को वो हुनर सिखाता है जो एक क्लास की 4 दीवारी के अंदर नहीं सिखाया जा सकता। इस प्रतियोगिता के 4 गोल्ड मेडलिस्ट रहे। जूनियर गर्ल्स के वर्ग में मांगते चांचान कॉम, जूनियर बॉयज में सपम नरेश, सब जूनियर बॉयज में कोंगजंगबाम याल्फाबा और सब जूनियर गर्ल्स में ओएनाम जुरिक। सभी विजेताओं को ऊषा इंटरनेशनल की ओर से मोमेंटो और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। स्थानीय विधायक थांगजाम अरुण कुमार सिंह ने विजेताओं को पुरस्कार दिए। ये प्रतियोगिता युवा थांगता खिलाड़ियों के लिए हौसला बढ़ाने वाली साबित हुई। मेरे को थांगता अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारा एक ट्रेडिशनल आर्ट है और फिर थांगता से मेरा मतलब खुद का एक शेफ डिसिप्लिन डेवलप हुआ है और हेल्दी भी रह सकते हैं थांगता से। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है कि ऊषा ने इस स्वदेशी खेल मार्शल आर्ट थांगता को प्रायोजित किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमें प्रभावित कर रहा है और वास्तव में हमें प्रेरित कर रहा है। आप जानते हैं कि हमें अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बड़ा मंच दे रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि हम उन सभी लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने हमें कभी थांगता खेलते हुए नहीं देखा। इसलिए मणिपुर के प्रत्येक मार्शल आर्ट खिलाड़ी के लिए यह एक अच्छा अवसर है। ऊषा के इस मूल्यवान सहयोग से उम्मीद है कि ये पुरानी मार्शल आर्ट एक बार फिर जनता के बीच लोकप्रिय होगी। चार 4000 किलोमीटर दूर केरल में कलरीपयट्टु भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स में से एक पारंपरिक युद्ध कला है। थांगता की ही तरह कलरीपयट्टु में भी तलवार, कटार
और गदों जैसे हथियारों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये कला सिर्फ हाथों से ही युद्ध कौशल का भी एक खास उदाहरण है। केरल के योद्धा इस कला का इस्तेमाल अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए करते रहे हैं। आज ये पारंपरिक कला विशेष आयोजनों और त्योहारों के दौरान भी एक प्रमुख आकर्षण बन गई है। गुलामी के दौर में अंग्रेजों ने क्रांति के डर से कलरीपयट्टु पर पाबंदी लगा दी थी। इसके चलते ये मार्शल आर्ट लोगों की नजर से दूर होती गई। लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत की पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने की मुहिम के तहत कलरीपयट्टु को धीरे धीरे लोकप्रियता मिलने लगी। आज ऊषा और सिलाई स्कूल की महिलाएं भी इस मार्शल आर्ट के आयोजन और इसको बढ़ावा देने की मुहिम में शामिल है। कन्नूर में ऐसा ही एक आयोजन ऊषा प्ले ने किया, जहां कई महिलाएं और बच्चे केरल के इस परंपरागत खेल को बढ़ावा देने के लिए सामने आए। ऊषा ने मालाबार सोशल सर्विस सोसाइटी के साथ मिलकर ऊषा कलरीपयट्टु महोत्सवम 2022 का आयोजन किया, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए। कल्लारी सबसे पुराना ज्ञात मार्शल आर्ट फॉर्म है। यह केरल का गौरव है कि इस रूप की उत्पत्ति यहीं हुई। कराटे, जूडो, कुंफू जैसे व्यापक ज्ञात मार्शल आर्ट फॉर्म उन लोगों से प्राप्त हुए हैं जिन्होंने कल्लारी का अध्ययन करने के लिए केरल की यात्रा की थी। कल्लारी सिर्फ एक मार्शल आर्ट फॉर्म नहीं है, इसका इस्तेमाल लोगों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। कल्लारी में विशेषज्ञता रखने वाला कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है। इस महोत्सव के पहले प्रदर्शन में छात्रों ने लाठियों और ढाल के जरिए कई करतब दिखाए। बाद में तलवारों और ढालों के इस्तेमाल का भी हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। इस दौरान आग का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस सब में खतरा कम नहीं होता, लेकिन अच्छे प्रशिक्षण की वजह से पूरा प्रदर्शन बहुत ही आसान और सहज लगता रहा। सिलाई स्कूल की महिलाओं ने इस आयोजन में एक बड़ी भूमिका निभाई। उनके सहयोग के बिना ये आयोजन मुमकिन नहीं हो पाता। पारंपरिक खेलों में ऊषा का ये निवेश सिर्फ प्रतियोगिता आयोजित करने और जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे और लोकप्रिय बनाने की एक नायाब कोशिश है। मेरी बेटी ने ही मुझे कलारी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। वे पिछले 8 वर्षों से यहाँ पढ़ रही है और मैं MGS में कलारी का अध्ययन करते हुए उसके साथ जुड़ गई। इस संस्थान से जुड़ने के बाद मेरी मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि हुई है। गृहिणियों और अन्य स्त्रियों से मेरा इतना ही कहना है कि कलारी के अभ्यास से आपको मानसिक और शारीरिक व्याधियों से बहुत राहत मिलती है। पर्दे के पीछे कई लोग शामिल हैं। बिना प्रशासन के प्रयास के इस तरह का आयोजन संभव नहीं होता। दिनेश गुरुक्कल ने 15 साल की उम्र में कलरीपयट्टु का अभ्यास शुरू किया था। आज वो 62 साल के हैं और कई विदेशियों समेत हजारों छात्रों को इस मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दे चुके हैं। जब ऊषा इंटरनेशनल को ये परियोजना पहले सौंपी गई थी तो हमने इसे जिले स्तर पर करने की योजना बनाई थी। कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते हमें इसे अपने कलरी स्कूल तक ही सीमित रखना पड़ा। इस कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाने में ऊषा इंटरनेशनल और मालाबार सर्विस सोसाइटी के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। ऊषा न सिर्फ पारंपरिक और देसी खेलों को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि खेलों में लिंग भेद को भी तोड़ रहा है। सिलाई स्कूल की महिलाएं इस सिलसिले में केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं। अब ये परिवार के ऊषा इंटरनेशनल कंपनी स्पॉन्सरशिप है। ऊषा इंटरनेशनल के प्रायोजक और मालाबार सोशल सर्विस सोसाइटी की मदद से आज 100 सदस्यों के साथ आयोजित कार्यक्रम एक शानदार सफलता है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं, खासकर प्रायोजकों को और मालाबार सोशल सर्विस सोसाइटी को। शुक्रिया। ഉഷ കമ്പനിയോടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മലബാർ സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയോടും അതേപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട്.
പുരാതന കലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉഷ ഇന്റർനാഷണൽ इस प्राचीन कला को बढ़ावा देने के लिए उषा ने इस महोत्सव का आयोजन किया है। आयोजकों के सहयोग और बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी के कारण यह आयोजन बहुत सफल रहा। उषा के लोगों को इस तरह के आयोजन करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो न केवल कलाकारी बल्कि देश भर में विभिन्न अन्य प्राचीन कला रूपों को बढ़ावा देने में मदद करता है। ഈ ഒരു പരിപാടി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രകാരമുള്ള കലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉഷ ഇന്റർനാഷണലോടുള്ള എല്ലാവിധ നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു. देश के कई इलाकों में उषा इंटरनेशनल ने उषा सिलाई से जुड़ी महिलाओं के साथ मिलकर खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई है। खास तौर पर स्वदेशी खेलों को उषा सिलाई स्कूल एक मुहिम है जो ग्रामीण महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाती हैं और फिर उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ये तरीका सामाजिक और आर्थिक लिंग भेद की सीमाएं तोड़ता है और खेलों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। यहाँ झारखंड में ये मुहिम तीरंदाजी के पारंपरिक खेल को बढ़ावा दे रही है। झारखंड के सिमडेगा जिले में प्रियपोष मिशन ने तीरंदाजी की एक प्रतियोगिता कराई, जिसमें हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। आसपास के गांव में भी इस प्रतियोगिता ने तीरंदाजी को लेकर उत्साह पैदा किया और वहाँ के भी हर उम्र और वर्ग के लोग सालों बाद तीरंदाजी की प्रतियोगिता में पूरे जोश के साथ शामिल हुए। डेफिनेटली तीरंदाजी बहुत ही पुराना मतलब सबसे एंशिएंट स्पोर्ट्स है और लाइवलीहुड के लिए भी ये था, लोग शिकार करते थे और आज ये धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे है। तो आप लोग ये प्रयास करें तो डेफिनेटली ये मतलब अगर आगे चलता रहा तो बहुत सारे चीज़ों में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में शामिल है। हमारे बच्चों को अभी भी ये मौका मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आने के लिए और ये बहुत ही अच्छा पहल है। इस मुहिम से जुड़े अधिकतर लोगों ने कहा कि तीरंदाजी में महिलाओं को न सिर्फ बुजुर्गों का समर्थन मिलता है बल्कि परिवार के युवाओं का भी साथ मिलता है, जो खुद इसमें हिस्सा लेने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं। ये उषा सिलाई स्कूल की ओर से है और ये हमारे गांव की जो महिला लोग हैं उषा से जो जुड़ी हुई है, ट्रेनिंग ली हुई है। ये उषा सिलाई स्कूल का जो है उनका कहना है कि जैसे गांव की महिला लोग सामने आए, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो इसलिए ये प्रोग्राम सब किया जा रहा है ताकि महिला लोग खुल के बाहर आ सकें। यहाँ कभी इस तरह से प्रोग्राम नहीं हुआ था, ये पहली बार है कि उषा की ओर से ये प्रोग्राम हो रहा है और काफ़ी यहाँ पर जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है तो ये इसको देखते हुए लगता है कि हमारे महिला लोग जागरूक हैं और आगे आ रही है। स्थानीय ग्रामीणों के लिए ये न सिर्फ अपनी परंपरा के संपर्क में रहने का रास्ता है बल्कि इससे मौज मस्ती का एक माहौल भी बनता है। इससे सामुदायिक मेलजोल भी बढ़ता है और पूरे समुदाय के कल्याण के लिए काफी खास साबित होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, ये शुरुआत है। हम लोग का बालिका और बालक हैं, उन लोग के लिए और भी अच्छा हो और इन लोग तीर धनुष चला के ही आप लोग इन लोग का भविष्य आगे बढ़े। उषा इंटरनेशनल के द्वारा ही यह तीरंदाजी आयोजन किया गया है। मैं सराहनीय कहूँगा इस क्षेत्र में कि विशेष करके दूर दराज में जब यहाँ के लोग जो तीरंदाजी हैं, विशेष करके आदिवासी लोग, उनका मुख्य हथियार सुरक्षा को लेकर के ही वे इसे अपना हथियार बनाए और खेल कूद का मनोरंजन का साधन बनाए। उसको अभी हाईटेक युग में हम लोग नहीं पाते हैं और आप उषा इंटरनेशनल के द्वारा ऐसा आयोजन उनको अपने विगत जीवन जहां से वे शुरुआत किए उनको जान पहचान जो दिलाता है, उसको लाने के लिए, बताने के, सिखाने के लिए आप प्रयासरत हैं। मैं काफ़ी प्रभावित हूं कि आप इतने दूर से आए और इस आयोजन को आप सफल बना रहे हैं।
ऊषा इंटरनेशनल और नव भारत जागतिक केंद्र के द्वारा जो हमारे आदिवासी समाज हैं उनके पुराने परंपरा जो आज विलुप्त होते जा रहे हैं उसको एक तरह से कहेंगे पुनर्जागरण करने का है। मतलब कि पहले लोग तीरंदाजी वगैरह करके अपना मनोरंजन करते थे, तो अभी लोग भूल चुके हैं इसे, और इसके द्वारा लोगों के दिमाग में फिर से वो चीज़ को लाने का एक प्रयास है ऊषा इंटरनेशनल और नव भारत जागतिक केंद्र का। ये एक बहुत सराहनीय कदम है, एक अच्छा प्रयास है, और मैं चाहूँगा कि इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए। तीरंदाजी की इस प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी रही। इस मुहिम ने न सिर्फ खेलों बल्कि आजीविका के प्रशिक्षण का भी एक मंच मुहैया कराया है, जो स्थानीय समुदाय के बीच तालमेल बेहतर करने का जरिया भी बना। और यही स्वदेशी खेलों को ऊषा के समर्थन का असली मकसद भी है।